गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट, हम जाते हैं मार्केट में तो तरह तरह की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। हम कभी कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं, सपोज दैट मिल्क परचेज करने जाएंगे तो मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्शन, मदर डेयरी का मिल्क आपको मिलेगा, या अमूल का मिल्क मिलेगा, या और ज्ञान गंगा का मिल्क मिलेगा। बहुत सारे मिल्क मिलते हैं आपको। इसी सब चीज़ों के बेस पर मार्केट के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, किस तरह के मार्केट में क्या सिचुएशन होती है। तो इसमें सबसे पहले मार्केट है मोनोपोली, देखेंगे हम। मोनो वर्ड्स का आपको मीनिंग मालूम है, सिंगल। मोनो में सिंगल। जिस मार्केट में जहाँ हम परचेजिंग करने जाते हैं, अगर कोई मार्केट ऐसा है जिसमें सिंगल कोई सेलर हो जो सेल करता हो गुड्स को, अगर वो सिंगल हो, वन, तो ऐसे मार्केट में क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली। मोनोपोली अभी हम कुछ सालों पहले अगर देखेंगे तो इंडियन रेलवे को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि सिंगल रेलवे था फैसिलिटी देने वाला, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। बट आज वो भी नहीं है, आज तरह तरह की फैसिलिटी प्राइवेट रेलवे भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मोनोपोली होता है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। इसमें पहले ये देख लीजिए कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये हमारे सिलेबस में इस बार डिलीटेड है। हमको बस केवल परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, ये सब डिलीटेड है इस बार। ओलिगोपोली ऐसा होता है जिसमें 2+ सेलर्स होते हैं, कुछ 3, 4, 5, 6 इस तरह के सेलर्स होते हैं जो मार्केट में किसी एक गुड्स को सेल करते हैं। मोनोपोलिस्टिक जो होता है, इसमें बहुत सारे, सपोज दैट पेन परचेज करने आप जाएंगे तो आपका रोटोमैक का पेन मिलेगा, रेनाल्ड का पेन मिलेगा, और बहुत सारी कंपनियों का पेन मिलेगा। तो ये क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। एक ही गुड्स होगा लेकिन उसको सेल, उसके जो उसी टाइप के गुड्स सेल करने वाले बहुत सारे कंपनियां मार्केट में होंगी। आप मोबाइल परचेज करने जाइए तो सैमसंग का मोबाइल मिलेगा आपको, वीवो का मोबाइल मिलेगा आपको, नोकिया का मोबाइल मिलेगा, एप्पल का मोबाइल मिलेगा। सब क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। और एक है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसमें अनलिमिटेड सेलर होते हैं और अनलिमिटेड बायर्स भी होते हैं, कंज्यूमर भी। जो सेल करने वाले हैं उनके नंबर भी अनलिमिटेड होते हैं, जो परचेजिंग करने वाले उनका नंबर भी अनलिमिटेड होते हैं। वो कंपटीशन होता है परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम देखेंगे ओरिजिनल, तो ये थ्योरी में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली होता है, प्रैक्टिकल में या मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। 100% परफेक्ट कंपटीशन और 100% मोनोपोली आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आपको यह सिचुएशन मार्केट में मिलेगी और यह सिचुएशन मिलेगी, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। बट हमको इस बार ये डिलीटेड है, हमको केवल परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, तो इसको हम देखते हैं। Perfect competition refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a fixed price by the market। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है। परफेक्ट कंपटीशन की क्या स्पेशलिटी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में सेलर्स और बायर्स होते हैं किसी एक गुड्स के। और इन जो कंपनियों का प्रोडक्शन होता है होमोजेनियस होता है, सेम प्रोडक्ट होता है, किसी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए हम तय कर सकते हैं कि ओरिजिनल में मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं पाई जाती है, बट थ्योरी में है और इसको हमको पढ़ना है। लार्ज नंबर बायर्स और सेलर्स हैं, सभी का कंपनियों का प्रोडक्शन सेम है, होमोजीनियस है, मार्केट में प्राइस फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वह फिक्स मार्केट में इनको प्राइस मिला है मार्केट द्वारा, जिस पर कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट सेल करेगी। अभी इसको एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर जैसे व्हीट है, व्हीट में क्या है कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करने वाले भी बहुत लोग हैं। बट 100% परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के एग्रीकल्चर लैंड में प्रोडक्ट होने वाला व्हीट की वेराइटी थोड़ी सी अलग अलग होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं व्हीट और राइट का प्रोडक्शन। इसको प्रोडक्ट करने वाले बहुत सारे फार्मर्स हैं अनलिमिटेड इंडिया में, बट 100% परफेक्ट कंपटीशन है भी नहीं, क्योंकि सबके व्हीट और राइस में कुछ चेंज हो सकता है। इसके फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। यह मार्केट में जब जाएंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हेंस एन इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बहुत ज़्यादा नंबर में बायर सेलर्स होते हैं, इसलिए कोई एक सिंगल पर्सन उसमें प्राइस पर कोई चेंज नहीं कर सकता। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस,
सेम प्रोडक्ट होता है, जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट करेंगी सभी का सेम प्रोडक्ट होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, वह जिस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर कोई भी नई फर्म नए अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है, या कोई पुरानी कंपनी है उसको अपना कंपनी बंद करके जा सकती है। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, जो मार्केट में सेल कर रहे हैं और जो मार्केट में परचेजिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर है, सबको मार्केट की पूरी नॉलेज है। मार्केट की पूरी नॉलेज होने का मीनिंग ये है कि सपोज दैट बायर्स है, तो बायर्स को कोई गुड्स परचेज करनी है तो एग्जांपल लेंगे तो छिंदवाड़ा में क्या रेट है उसका, नागपुर में क्या रेट है उसका, जबलपुर में क्या रेट है उसका, इन सभी के बारे में उसको नॉलेज होगी कि सभी सिटीज़ में किसी गुड्स का या सभी हमारे आसपास के मार्केट में क्या प्राइस है। परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेबर है, कैपिटल है, इस तरह की जो चीज़ें इसमें यूज होती हैं, लैंड है, ये क्या परफेक्ट मोबिलिटी, एक जगह दूसरे जगह से इनको मोबिलाइज किया जा सकता है। कोई यहाँ पर लेबर के रूप में है, उसको दूसरे सिटी में भोपाल ले जाना है, भोपाल ले जाया जा सकता है, उसको जबलपुर ले जाना है, जबलपुर ले जा सकते हैं, उसको दिल्ली ले जाना है, दिल्ली ले जा सकते हैं। यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको परफेक्ट मोबिलिटी है, उसको कहीं भी हम दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो नहीं है, इसमें जीरो है। यह इसकी एजम्पशंस हैं, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं, हमको जानना है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मार्केट में देखेंगे कोई गुड्स है, प्रोडक्ट होती है, वो मुंबई से अगर उसको दिल्ली शिफ्ट करना हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। बट परफेक्ट कंपटीशन कोई मार्केट है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगी। अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं है, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस तरह की कोई कॉस्ट कंपनी को नहीं है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वर्क कर रही है। ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। लॉ ऑफ सप्लाई, हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि जब प्राइस किसी गुड्स का इंक्रीज होता है तो उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। जब किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो उस गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। या इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और किसी गुड्स की डिमांड में। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सेटेरिस पेरिबस भी बोलते हैं इसको। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेटेरिस पेरिबस किसके लिए यूज किया जाता है, तो एक कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट के लिए यूज होता है। लैटिन भाषा का शब्द है, वर्ड है यह। ए प्राइस ऑफ द कमोडिटी और गुड्स इंक्रीज देयर इज मोर सप्लाई ऑफ दैट गुड्स इन द मार्केट। जो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में हम सेल करें और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। जब किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो जो सेलर है वह उसको लगेगा कि हमको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को जो सप्लाई है उसको डिक्रीज कर देगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है लॉ ऑफ सप्लाई में। प्राइस इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी मार्केट में सप्लाइड है सेलर द्वारा वो इंक्रीज कर दी जाएगी। प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट गेन करना चाहेगा वो। प्राइस कम होगा, डिक्रीज होगा, तो वह जो क्वांटिटी सप्लाइड करता है कोई कंपनी वाला मार्केट में वो कम कर देगा। क्योंकि प्राइस कम है तो उसको डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड को कम करेगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। आपको मालूम है कि कोई भी जो लॉ है उसमें बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं जिसके बेस पर वो लॉ ट्रू होता है। इसमें क्या, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट। डायरेक्ट रिलेशनशिप तब होगा जब अदर गुड्स का प्राइस कांस्टेंट हो। एक सपोज दैट यह रोटोमैक का पेन है, यह रेनॉल्ड का पेन है, यह रोटोमैक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे रिलेटेड रेनॉल्ड के पेन के प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्वांटिटी इसकी प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यह इंक्रीज कर देगा। जो अदर गुड्स है, जो रिलेटेड गुड्स है, उनको प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम ही चेंज हो सकता है। तो यह सब एजम्पशंस है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। जो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है, लैंड का यूज हो रहा है, लेबर का यूज हो रहा है, कैपिटल का यूज हो रहा है,
उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। देयर इज़ नो चेंज इन टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट की है, टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई तभी एप्लीकेबल होगा जब इस तरह के एजम्पशंस फॉलो होंगे। अगर एजम्पशंस नहीं है फॉलो तो लॉ ऑफ सप्लाई को सही होना पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल है, फिर एक बार देख लेते हैं इसको। जब प्राइस किसी गुड्स का, सपोज दैट कोई गुड्स है एक्स, इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो जो प्रोड्यूसर है जो एक्स को प्रोड्यूस करता है उसको लगेगा कि हम ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में हम गुड्स की एक्स की सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। जब प्राइस डिक्रीज होगा गुड्स का तो सोचेगा कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड को डिक्रीज कर देगा। एक्सेप्शंस भी है कुछ लॉ ऑफ सप्लाई के। सपोज दैट एग्रीकल्चर गुड्स वेजिटेबल है, सपोज कोई वेजिटेबल है टोमेटो, हम टोमेटो को एग्जांपल के रूप में लेते हैं। हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई में जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो मार्केट में सप्लाई होती है कंपनी द्वारा वो क्या होती है, इंक्रीज कर दी जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट अगर टोमेटो का प्राइस इंक्रीज हो गया ज़्यादा तो एक लिमिट है टोमेटो प्रोडक्शन की, जो एग्रीकल्चर लैंड में प्रोडक्शन होता है, जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतनी क्वांटिटी हम इंक्रीज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की एक लिमिट है, उतना ही टोमेटो प्रोडक्शन हो सकता है। फ्रूट्स है, टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हम प्रोडक्ट उसको कहीं भी अवेलेबल करा दें। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, उससे प्रोडक्शन होने में बहुत टाइम भी लगता है, तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी इनमें यह क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी उतना, तो इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। एक्सेप्शंस में आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। देखते हैं सप्लाई करो कैसे। हमने डिमांड करो देखा था, जो हमने पढ़ा था कि डिमांड कर या क्वांटिटी सप्लाइड थी, यहाँ पर प्राइस था। हमने देखा कि जैसे प्राइस इतना है तो क्वांटिटी, ऐसे डिमांड कर क्या होता है, नीचे की तरफ निगेटिव स्लोप का होता है। प्राइस यहाँ पर है तो क्वांटिटी इतनी सप्लाइड हो रही है, डिमांड इतनी है, प्राइस डिक्रीज होकर P1 हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज होकर क्या हो गई, Q1 हो गई। इसमें हमने डिमांड कर्व में देखा था कि जब प्राइस डिक्रीज होता है किसी गुड्स का तो उसको ज़्यादा परचेज करते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसके अपोजिट भी होता है। तो डिमांड कर्व जो हमने देखा था उसका स्लोप हमको मालूम है कि नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड कर्व का। हम सप्लाई कर्व देखेंगे। सप्लाई कर्व देखिए, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 2 है सप्लाइड, प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गया तो फर्म को लगेगा कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हम ज़्यादा गुड्स सेल करें मार्केट में तो ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन करेंगे, तो सप्लाई बढ़ा के 4 कर दिया। प्राइस इंक्रीज होकर 30 हुआ, सप्लाई इंक्रीज करके 6 कर दिया। प्राइस 40 हुआ, सप्लाई इंक्रीज करके 8 कर दिया। प्राइस इंक्रीज होकर 50 हुआ, सप्लाई इंक्रीज करके 10। ऐसे ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर को लगता है कि अगर हम सप्लाई अपनी इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा गुड्स सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट हम गेन करेंगे। तो सप्लाई कर्व अगर इस टेबल से हम कर्व ड्रा करें तो 10 प्राइस है, यहाँ 10 प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, क्वांटिटी है, प्राइस है 2 हो गया। 20 सप्लाइड है तो 4 हो गया, 20 सप्लाइड है तो 4 क्वांटिटी हो गया। तो ये 2 पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट हमको मिलेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमको सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो हमने देखा कि डिमांड कर्व का हमारा स्लोप कैसे था, निगेटिव स्लोप था। हम सप्लाई कर्व देखेंगे तो पॉजिटिव स्लोप है। जैसे जैसे सपोज दैट यह प्राइस है और यह क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस क्या हो गया, यह इंक्रीज होके P1 हो गया तो सप्लाई इंक्रीज होके Q1 हो जाएगी, और प्राइस ऐसे इंक्रीज हुआ P2 हो गया OP2 तो सप्लाई इंक्रीज होके OQ2 हो जाएगी। इन्हीं सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमको सप्लाई कर्व मिलता है। तो सप्लाई कर्व का स्लोप हमने देखा कि यह पॉजिटिव स्लोप का होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे होती है। हमने देखा कि डिमांड कर्व में डिमांड कर्व ऐसे निगेटिव स्लोप का है। इसमें देखा जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी।
यह इस तरह इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। बट हमने सप्लाई में देखा, अभी सप्लाई हमने देखा कि यह पॉजिटिव स्लोप होता है सप्लाई करो का। सप्लाई में क्या देखा कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सेलर्स चाहेगा कि ज़्यादा हम सप्लाई करके मार्केट में ज़्यादा इनकम गेन करें, तो प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, या सप्लाई करो का सिस्टम है। अब मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, तो यह प्राइस होगा इतने ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी की डिमांड और सप्लाई होगी, यह होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब हम देखें कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी मार्केट में हो सकती है, हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता, कोई गुड्स के, हम सिंगल गुड्स के बारे में देख रहे हैं डिमांड सप्लाई। कभी ऐसा हो सकता है कि गुड्स की डिमांड जो है यहाँ पर सिचुएशन हो, तो इसमें देखें डिमांड करो यहाँ है, मतलब डिमांड इतना है और सप्लाई इतना है, मतलब इतना एरिया क्या है, एक्स्ट्रा सप्लाई है मार्केट में। यह एक्स्ट्रा जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड रहेगी नहीं, कोई परचेज नहीं करेगा, तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। प्राइस डाउन होकर फिर इसी पॉइंट ई मान लीजिए तो ई पर आ जाएगा। अब मार्केट में सिचुएशन सपोज दैट यहाँ पर है, सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, जब लोग ज़्यादा परचेज करना चाह रहे हैं गुड्स को, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगी, एक्सेस डिमांड है। सप्लाई मार्केट में कोई गुड्स इतने ही अवेलेबल है, परचेज करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो यह एक्सेस डिमांड है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर आके यह डिमांड और सप्लाई यहीं ई पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे तो जो ये मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा वह होता है डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होती है, वही होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस ओपी प्राइस पर किसी गुड्स के लिए डिमांड और सप्लाई OQ1 होगी ओपी प्राइस पर, यह होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई।